नमस्कार बच्चों, आज हम शेखावाटी मिशन 100 विषय राजनीति विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए एक्सपर्ट टीम द्वारा तैयार एक बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। टीम का ये प्रयास कई सालों से जारी है और इस कंटेंट को याद कर बच्चों ने पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त किए हैं। तीसरा हमारा अध्याय है नियोजित विकास की राजनीति। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। भारत में नियोजन प्रक्रिया किस देश से ली गई? सोवियत संघ से। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 56। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, इनका ध्यान रखें। नियोजित विकास की राजनीति, ये हमारा 7 नंबर का पाठ है। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 51 से 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई? कृषि को। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस आर्थिक प्रणाली को भारत में अपनाया गया? मिश्रित। हरित क्रांति के दौरान किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक हुआ? गेहूं का। ये सब पर्सन मोस्ट है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1956 में। किस पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों पे बल दिया? किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पे जोर दिया? दूसरी में। इकोनॉमी ऑफ गवर्नमेंट्स पुस्तक किसने लिखी है? जेसी कुमार ने। पंचवर्षीय योजना के उद्योगपतियों द्वारा मुंबई प्लान योजना भारत के उद्योगपतियों द्वारा कब तैयार की गई? 1944 में। मुंबई प्लान क्या है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। भारत का मिल्कमैन किसे कहते हैं? वर्गीज कुरियन को। योजना आयोग की जगह एक नई संस्था कौन सी बनाई गई है? 2015 में नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1969 में केंद्र सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? 14 बैंकों का। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? पीसी मोहलविस। और सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 में हुई थी। जेसी कुमारप्पा का असली नाम क्या था? जेसी कॉर्नेलियस। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? दूध उत्पादन से, जो 1970 में हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद फैला था। इस विवाद में क्या तर्क दिए गए? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास महत्वपूर्ण मुद्दा था। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये मुद्दा आया? कृषि क्षेत्र का विकास करने वाले विद्वानों का तर्क था कि इससे देश आत्मनिर्भर बनेगा तथा किसानों की दशा में सुधार होगा, जबकि औद्योगिक विकास वालों का मानना था कि औद्योगिक विकास से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश में बुनियादी सुविधाएं बढ़ेंगी। अनेक लोगों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों पर चोट पहुंचेगी, जबकि कई अन्य लोगों का सोचना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बगैर गरीबी के मकड़ जाल से मुक्ति नहीं मिल सकती। कृषि विकास हेतु अनेक कानून बनाए जा चुके हैं, लेकिन औद्योगिक विकास की दिशा में प्रयास नहीं हुआ। ये तीसरा तर्क था। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या अंतर था? पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे जोर दिया गया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पे जोर दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था धीरज, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था तेज संरचनात्मक परिवर्तन। तेज संरचनात्मक परिवर्तन। भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके निम्न कारण थे। नियोजन के द्वारा आर्थिक और सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करके समाज की उन्नति की जा सके। नियोजन द्वारा सामाजिक और आर्थिक विकास न्याय की स्थापना की जा सके। समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी नियोजन आवश्यक है। समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन आवश्यक है। संसाधनों के उचित प्रयोग, वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग और राष्ट्रीय पूंजी का सही मात्रा में सदुपयोग की दृष्टि से भी नियोजन आवश्यक है। नियोजन से क्या अभिप्राय है? सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी कार्य को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से करने की प्रक्रिया नियोजन कहलाती है। किसी कार्य को करने से पहले सोचना, उसके बारे में प्लान बनाना, तथ्यों को ध्यान में रखकर रूपरेखा बनाना नियोजन कहलाता है। नियोजन के प्रमुख 3 तत्व बताइए। उपलब्ध साधनों का सही आंकलन, साधनों के आर्थिक उपयोग हेतु योजना, उपलब्ध साधनों का अनुकूलन
प्रयोग, अनुकूलतम प्रयोग। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार का क्या अर्थ है? भारी उद्योगों, कोयलों और तेल की खोज तथा परमाणु ऊर्जा के विकास और अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के निर्माण एवं विस्तार का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार के पास होना तथा इसके लिए वित्तीय व मानव शक्ति का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा करना। सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषता बतानी है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की समस्त आर्थिक और व्यापक गतिविधियां शामिल होती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक असमानता को कम करके आर्थिक समानता को स्थापित करने का प्रयास करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय नियंत्रण होता है। इसमें एकाधिकार की प्रकृति पाई जाती है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की दो समस्या बतानी है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में लाल फीताशाही और नौकरशाही का बोलबाला रहता है, जिस कारण से सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य कुशलता निजी क्षेत्र की अपेक्षा कम होती है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख समस्या प्रबंधन व्यवस्था का कुशल न होना भी है। योजना आयोग पर टिप्पणी लिखनी है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई। ये एक गैर संवैधानिक संस्था थी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसका मुख्य कार्य भारत में नियोजन करना था। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। तो पूछा जाए कि नीति आयोग किसके स्थान पर बना, कब बना, इसका अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन है, प्रथम उपाध्यक्ष कौन है। ऑपरेशन फ्लड के बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं? यह दूध उत्पादन से संबंधित है। 1970 में सहकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र को जोड़ने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम था, विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। ये कार्यक्रम एक डेयरी कार्यक्रम तक सीमित नहीं था। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना तथा लोगों की गरीबी दूर करके इसकी आमदनी बढ़ाना था। श्वेत क्रांति पर टिप्पणी लिखनी है। गुजरात में एक आणंद नामक शहर है। सहकारी दुग्ध उत्पादन का आंदोलन अमूल इसी शहर से शुरू हुआ। इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिहाज से अमूल अपने आप में एक अनूठा और कारगर मॉडल है। इसी मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति का अर्थ कृषिगत उत्पादन की तकनीक को सुधारना तथा तीव्र वृद्धि करने से है। इसके तत्व हैं कृषि भूमि का विस्तार करना, बहुफसली पद्धति, अच्छे बीजों का प्रयोग करना, सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्मों को आधुनिक कृषि पद्धति से उगाकर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति के 2 फायदे बताने हैं। कौन से लाभ हुए इससे? हरित क्रांति से खेतीहर पैदावारों में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। खाद्यान्न संकट दूर हो गया। हरित क्रांति के कारण मध्यम श्रेणी के भूमि स्वामी वाले किसानों का उभार हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद के मुख्य कार्य क्या हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद क्या कार्य करती है? राष्ट्रीय योजना की प्रगति समय समय पर विचार करना, प्रगति पर विचार करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक और सामाजिक नीतियों संबंधी विषयों पर विचार करना, राष्ट्रीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना, राष्ट्रीय योजना के निर्माण के लिए तथा उसके साधनों के निर्धारण के लिए पथ प्रदर्शक सूत्र निश्चित करना, योजना आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना। पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। आर्थिक वृद्धि करना, आधुनिकीकरण में योगदान देना, आत्मनिर्भरता व समानता। पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि से अभिप्राय निरंतर घरेलू उत्पाद तथा प्रति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक है। आधुनिकीकरण, उत्पादन में नई तकनीक के प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन को आधुनिकीकरण कहते हैं। यह आधुनिकीकरण पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आत्मनिर्भरता और समानता। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आयात को कम करके उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना तथा अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको कम करना। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार हेतु सरकार द्वारा कौन से प्रयास किए गए? इसमें निम्न प्रयास थे। जमींदारी प्रथा की समाप्ति की गई, चकबंदी की गई, भूमि सुधार हेतु इस बात के कानून बनाए गए कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने पास रख सकता है। बटाईदार काश्तकारों को सुरक्षा दी गई। जो काश्तकार किसी और की जमीन बटाई पे जोत या बो रहे हैं उन्हें भी ज़्यादा सुरक्षा कानूनी रूप से दी गई।
मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ और विशेषता बतानी है। भारत में के विकास के लिए पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल दोनों की बातों को स्वीकार किया गया और उसके मिले जुले रूप को लागू किया गया। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता, इसमें खेती, किसानी, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में होता है। राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योग रखे एवं उसने आधारभूत ढांचा प्रदान किया। राज्य ने व्यापार का नियमन किया तथा कृषि क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप किए। दक्षिणपंथी विचारधारा, ये बतानी है अभी आपको। इस विचारधारा में उन दलों या लोगों को शामिल किया जाता है जो मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था द्वारा प्रगति हो सकती है, अर्थात सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी पूंजीवादी विचारधारा है एक प्रकार की। भूतपूर्व स्वतंत्र पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दक्षिणपंथी विचारधारा का माना जाता है। वामपंथी विचारधारा, प्राय वामपंथी विचारधारा में उन लोगों राजनीतिक दलों को शामिल किया जाता है जो साम्यवादी, समाजवादी, माओवादी, लेनिनवादी विचारधारा के समर्थक हैं। प्रजा समाजवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि दल स्वयं को इसी विचारधारा पक्षधर वाला मानते हैं तथा उस पर चलने के लिए कार्यक्रम और नीतियां बनाते हैं। ये दल प्राय गरीब और पिछड़े वर्ग की तरफदारी करते हैं। ये उन वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट पार्ट है 4 नंबर, कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। आज़ादी के बाद शुरुआती वर्षों में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था और वर्तमान में चुनाव चिन्ह क्या है? शुरुआती वर्षों में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बलों की जोड़ी वाला था। वर्तमान में हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह है। कांग्रेस प्रणाली को पहली बार चुनौती कब मिली, इसके क्या कारण थे? सब प्रश्न मोस्ट। कांग्रेस प्रणाली को पहली बार चुनौती कब मिली और क्या कारण थे? 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस दल की मुख्य चुनौतियां क्या थी? कांग्रेस प्रणाली को 1960 के दशक में चौथे आम चुनाव 1967 में पहली बार चुनौती मिली थी। इस समय विपक्ष पहले की अपेक्षा कम विभाजित और अधिक ताकतवर था और कांग्रेस को अपनी अंदरूनी चुनौती जैसे अपने अंदर की भिन्नता को संभालना आदि से निपटना था। नेहरू की मृत्यु के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार की क्या चुनौती थी? मई 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु के पश्चात देश की बागडोर कौन संभालेगा और देश में लोकतंत्र कायम रह पाएगा या नहीं, ये दोनों राजनीतिक उत्तराधिकार की सबसे बड़ी चुनौतियां थी। नेहरू की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक उत्तराधिकार को एक चुनौती क्यों माना गया? नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत में भी लोकतंत्र समाप्त होने और सैनिक शासन स्थापित होने का भय, आशंका के कारण राजनीतिक उत्तराधिकार एक चुनौती माना गया। किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और क्यों कहा जाता है 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है? क्योंकि इस दशक में देश के समक्ष गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक शक्तियां हावी थी, क्षेत्रीय विभाजन जैसी गंभीर समस्याएं थी जो देश में लोकतंत्र, एकता और अखंडता के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकती थी। शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मोस्ट है भारत चीन युद्ध 1962 के कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयाँ, मानसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति, खाद्यान्न का गंभीर संकट, भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1965 में लड़ा गया, ये सब समस्याएं थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के समय हुई। तो इसमें ताशकंद समझौता भी याद हो गया। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद क्यों गए थे? 1965 के युद्ध की समाप्ति के बाद ताशकंद समझौता किया गया जिसमें लाल बहादुर शास्त्री समझौते के लिए गए थे। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान इस समझौते में शामिल हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात किन नेताओं के मध्य प्रधानमंत्री पद हेतु कड़ा मुकाबला था? मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच। 1966 की किस घटना को भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा गया और क्यों? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात प्रधानमंत्री पद हेतु मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच गहरी प्रतिस्पर्धा थी।
प्रतिस्पर्धा थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हो गया। इस घटना को 1966 में भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा गया। कांग्रेस ने दूसरी बार उत्तराधिकार की चुनौती का सामना कब किया और इसे कैसे हल किया गया? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1966 में कांग्रेस को दूसरी बार उत्तराधिकार की चुनौती का सामना करना पड़ा। इस समय मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के मध्य कड़ी प्रतिस्पर्धा थी तथा किसी एक के नाम पर कांग्रेस के नेताओं में सर्वसम्मति भी नहीं थी, इसलिए कांग्रेस के सांसदों से गुप्त मतदान द्वारा निर्णय कराया गया। इसमें 2/3 सांसदों ने इंदिरा गांधी को अपना मत दिया। इस प्रकार शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुना गया। कांग्रेस की उत्तराधिकार वाली चुनौतियां याद होनी चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी पुनर्स्थापना कैसे हुई ये भी पता होना चाहिए। इसमें बड़ा प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी का समर्थन क्यों किया? कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का विचार था कि इंदिरा गांधी के पास प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव कम होने के कारण इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेगी। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चौथे आम चुनाव 1967 के समय जनता की नाराजगी और विरोध का क्या कारण था? बढ़ती हुई महंगाई, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई थी, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर किए जा रहे बंद और हड़ताल को सरकार द्वारा जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति के स्थान पर कानून व्यवस्था की समस्या मानने से जनता में आक्रोश बढ़ गया था। गैर कांग्रेसवाद के जनक कौन थे? राम मनोहर लोहिया। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? रणनीतिकार कौन थे? राम मनोहर लोहिया। गैर कांग्रेसवाद क्या है? ये प्रश्न भी मोस्ट है। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस के विरोधी दलों द्वारा एकजुट होकर कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया और अन्य राज्यों की सीटों के मामले में तालमेल बैठने की रणनीति को राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद नाम दिया। इसको हम बहुत सरल तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए या कांग्रेस सत्ता में ना आए, इसके लिए विपक्षी दलों की एक रणनीति थी जिसे गैर कांग्रेस नाम दिया। और ये गैर कांग्रेस नाम दिया, कॉन्सेप्ट दिया राम मनोहर लोहिया ने। राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का समर्थन क्यों किया? राम मनोहर लोहिया का मानना था कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीबों के हितों के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना आवश्यक है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। किन चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है और क्यों? अथवा 1967 के चुनाव के परिणाम बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। 1967 के आम चुनाव के परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई है क्योंकि इन चुनावों में लोकसभा में कांग्रेस की सीटों और मतों के प्रतिशत में भारी गिरावट आई थी और 9 राज्यों में कांग्रेस विधानसभा के चुनाव में सत्ता खो बैठी थी। ये पहली बार हुआ था केंद्र सरकार को भी वोटों और सीटों में दोनों की प्रतिशत में कमी आ गई और 9 राज्यों में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। मद्रास प्रांत में 1967 के चुनाव में कौन सा क्षेत्रीय दल विजय हुआ? इसका प्रमुख मुद्दा क्या था? मद्रास प्रांत में द्रविड़ मुनित्र कसगम जो पार्टी थी 1967 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। ये पार्टी छात्रों के हिंदी विरोध आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। संयुक्त विधायक दल की सरकार से आप क्या समझते हैं? किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में अनेक पार्टियों द्वारा एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाकर निर्माण की गई सरकार को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा जाता है। 1967 में बिहार में और पंजाब में इस प्रकार की सरकारों का गठन हुआ था। दल बदल से क्या अभिप्राय है? जब कोई प्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीतने के बाद अपने हितों को ध्यान में रखते हुए स्वार्थवश दूसरे पार्टी में चला जाए, जैसे आया राम गया राम दल बदल का उदाहरण है। आया राम गया राम से क्या तात्पर्य? दोनों प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये किस घटना के कारण प्रसिद्ध हुई? विधायकों द्वारा जल्दबाजी से बार बार दल बदल की घटना को आया राम गया राम जुमले से संबोधित किया गया। ये जुमला 1967 में हरियाणा के विधायक थे उस समय गया लाल के बार बार दल बदलने की घटना से प्रसिद्ध हुआ। ये घटना किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से। साल कौन सा? 1967। नाम क्या था विधायक जी का? गया राम।
दल बदल के 2 कारण बताइए, ये भी मोस्ट है। विधायकों द्वारा अपनी राजनीतिक निष्ठा बदलना, बड़े या महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति की अभिलाषा। जब अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा ना रहे तो भी चला जाता है दूसरे दल में विधायक, और बड़ा कोई पद की अभिलाषा हो तो भी चला जाता है। कांग्रेस सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है, इसमें महत्वपूर्ण नेता कौन कौन से थे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक अनौपचारिक समूह था जिसका पार्टी के संगठन पर पूर्ण नियंत्रण था। इनके प्रमुख नेता के कामराज, एस.के. पाटिल, के.एस. निजलिंगप्पा, संजीव रेड्डी और अतुल्य घोष थे। उन्नीस 1960 के दशक में सिंडिकेट की भूमिका को समझाइए, प्रश्न ये भी मोस्ट है। सिंडिकेट की भूमिका को समझाना है यहाँ। सिंडिकेट का पार्टी संगठन पर पूर्ण नियंत्रण था, जो ऊपर वाले प्रश्न में भी हमने देख लिया। प्रभावशाली नेता थे। पंडित नेहरू की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न राजनीतिक उत्तराधिकार की समस्या के सिंडिकेट की सहायता से निकाला। जो हल था वो इसी अनौपचारिक संगठन की सहायता से निकाला था, तथा लाल बहादुर शास्त्री एवं उसके पश्चात इंदिरा गांधी दोनों को प्रधानमंत्री बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इंदिरा गांधी पहले मंत्रिमंडल में नीति निर्माण उनके क्रियान्वयन में भी सिंडिकेट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1967 के चुनावों के पश्चात इंदिरा गांधी के समक्ष प्रमुख 2 चुनौतियां क्या थी। 1967 के चुनावों के बाद इंदिरा गांधी के समक्ष 2 चुनौतियां थी। स्वयं को सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र रखना और 1967 में कांग्रेस ने जो वर्चस्व खोया उसे पुनः प्राप्त करना। इंदिरा गांधी ने अपनी छवि को समाजवादी बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इंदिरा गांधी ने अपनी छवि को समाजवादी बनाने के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम को अपनाया, जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, 14 बैंक थे उसमें, सामाजिक नियंत्रण, आय बीमा का राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय का परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार, प्रीपियर्स आदि समाजवादी कदम थे। कांग्रेस का विभाजन कब और किन कारणों या मसलों को लेकर हुआ। 1969 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि विभाजन किन कारणों से हुआ कांग्रेस पार्टी का। 1969 में कांग्रेस का पहला विभाजन 1969 में हुआ। किन कारणों से। कांग्रेस पार्टी के भीतर दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा के समर्थकों के बीच कलह थी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन को लेकर मतभेद था। कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार की हार हो जाना भी इसका प्रमुख कारण बना। पार्टी अध्यक्ष के द्वारा इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित करना। कांग्रेस के 1969 के विभाजन के पश्चात कौन कौन से गुट बने। कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। कांग्रेस ओ इसे पुरानी कांग्रेस भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। कांग्रेस ओ इसे पुरानी कांग्रेस कहा जाता है। इसमें सिंडिकेट की अगुवाई वाला खेमा शामिल था, के कामराज जैसे। कांग्रेस रिक्विजिस्ट इसे नई कांग्रेस कहा गया। इसमें इंदिरा गांधी की अगुवाई वाला खेमा शामिल था। प्रीपियर्स की व्यवस्था क्या थी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देशी रियासतों के भारत में विलय के पश्चात शासकों के परिवार को दिया जाने वाला विशेष भत्ता और पेंशन प्रीपियर्स के नाम से जाना जाता था। प्रीपियर्स की समाप्ति हेतु किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए निम्न प्रयास किए। 1970 में संविधान संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित किया गया, किंतु राज्यसभा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। 1971 में संविधान संशोधन द्वारा प्रीपियर्स को समाप्त कर दिया गया। प्रीपियर्स की समाप्ति को लेकर इंदिरा गांधी व मोरारजी देसाई के बीच क्या मतभेद थे, ये भी मोस्ट है। इंदिरा गांधी इसे संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के विरुद्ध मानती थी तथा इसे समाप्त करने के पक्ष में थी, जबकि मोरारजी देसाई इसकी समाप्ति को नैतिक रूप से गलत और रियासतों के साथ विश्वासघात मान रहे थे। ग्रैंड अलायंस या महागठजोड़ क्या था। 1971 के चुनाव में से कितनी सफलता मिली। 1971 के चुनाव के समय सभी बड़ी गैर साम्यवादी और कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बनाया जिसे ग्रैंड अलायंस या महाजोट कहा जाता था।
इसे 1971 के चुनाव में 40 से भी कम सीटें प्राप्त हुई और ये चुनाव हार गया। ग्रांड अलायंस, इसे भी ध्यान में रखें। 1971 में कांग्रेस की पुनर्स्थापना के क्या कारण थे? वेरी मोस्ट 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई? किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। पांचवें आम चुनाव 1971 में इंदिरा गांधी की जीत के क्या कारण थे? इंदिरा गांधी का एक करिश्माई नेता के रूप में उभरना, करिश्मावादी व्यक्तित्व, प्रगतिशील और समाजवादी कार्यक्रम जैसे 10 सूत्री कार्यक्रम, भूमि सुधार कार्यक्रमों की तीव्र गति से क्रियान्वयन करना, इंदिरा गांधी की कुशल और साहसिक चुनावी रणनीति, गरीबी हटाओ जैसे मशहूर नारे का सकारात्मक प्रभाव, जिसने समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को इंदिरा गांधी के पक्ष में खड़ा कर दिया। पांचवें आम चुनाव 1971 के क्या परिणाम रहे? ये भी थोड़ा ध्यान में रखें। पांचवें आम चुनाव में कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें मिली व कुल 48.4% वोट प्राप्त हुए। इसमें कांग्रेस को 352 सीटें व 44% मत प्राप्त हुए। इसके विपरीत कांग्रेस ओ महज 16 सीटों पर ग्रैंड अलायंस जो बनी हुई थी वो 40 सीटों पर सिमट कर रह गई। 1971 के चुनाव के बाद बदली हुई कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को समझाइए। 1971 के चुनाव के बाद कांग्रेस की बदली हुई प्रकृति को समझाए। 1971 के लोकसभा चुनाव, 1972 के राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय हुई तथा संपूर्ण भारत में लोकसभा का वही दबदबा कायम हो गया जो 1952 से 1967 तक था। इसलिए इस परिघटना को कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना कहा जाता है, किंतु इसकी प्रकृति में कुछ परिवर्तन आ गए थे। ये अंडरलाइन कर लें, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस अब पूर्णतया अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी। इसमें अनेक गुट और विचारधाराएं नहीं थी। ये पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर निर्भर थी। इसका सांगठनिक जो ढांचा था वो कमजोर था। 1967 के चुनावों से पहले गंभीर आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करें। 1967 के चुनावों से पहले देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्यान्न संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी जिससे मुद्रा अवमूल्यन भी इंदिरा गांधी को करना पड़ा था, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट तथा युद्धों के कारण सैन्य खर्चों में भारी वृद्धि जिसके कारण देश की आर्थिक स्थिति विकट हो गई। राम मनोहर लोहिया के बारे में बताइए। राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी नेता और विचारक थे। इन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पैरवी की। ये इस सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता रहे और गैर कांग्रेसवाद की अवधारणा प्रस्तुत की। इसने मैनकाइंड और जन नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। के कामराज के बारे में बताना है। ये सिंडिकेट के नेता थे। के कामराज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इसे किंग मेकर भी कहा जाता है। वीवी गिरी के बारे में बताएं। ये वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे उस समय। वीवी गिरी आंध्र प्रदेश के एक मजदूर नेता थे। 1967 से 1969 तक उपराष्ट्रपति रहे। तब 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में स्वतंत्र प्रत्याशी थे जो इंदिरा गांधी के समर्थन से विजयी हुए और 1969 से 1974 तक 5 साल देश के राष्ट्रपति रहे।